Hello everyone, welcome back to my this channel. First of all, sorry for the delay. पिछले 2 लेक्चर मैंने बैक टू बैक डाले थे बट ये थर्ड लेक्चर्स के लिए काफ़ी लेट हो गया। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, बीमार हो गया था, दैट्स वाई मैं ये लेक्चर को नहीं डाल पाया था। तो अभी से मैं फिर से मैं सॉरी बोलता हूँ और अब मैं ये कमिट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। और मैंने जो कमिटमेंट किया था कि 60 लेक्चर्स में आपके 4 मंथ्स में आपके पूरे सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ का सिलेबस ख़त्म होगा, तो वो होगा, उसके लिए आप डैम श्योर रहिए वो होगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। और आज हम देखेंगे ऑफर एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ ऑफर, और आज हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अगेन वंस अगेन हम देख लेते हैं कि ऑफर का डेफिनेशन क्या था। वैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देख रखा था, फिर से देख लेते हैं। ऑफर में बोलता है, देखिए सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, सेक्शन 2 ऑफ क्लाउज ए बोलता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal। कहता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपना इच्छा बताता, अपना है ना विलिंगनेस बताता है कुछ विथ ए व्यू, मतलब वो अपने इस मकसद के साथ कि वो उसका सहमति सामने वाले से चाहता है, ठीक है ना। किसके लिए भाई? कुछ करने या कुछ ना करने, करने है ना, टू डू, और एब्सटेंस मतलब ना करने। एब्सटेंस का मतलब होगा, एब्सटेंस का मतलब हो जाएगा जी ना करने। एब्सटेंस का मतलब हो जाएगा क्या, है ना, ना करने, ना करने। एब्सटेंस का मतलब हो जाएगा जी ना करने, करने या ना करने से। किस मकसद के साथ? विथ व्यू टू गेट एसेंट, दूसरे सामने वाले का असहमति लेने के लिए, ठीक है ना, उसको कहते हैं ऑफर करना, प्रपोजल करना। लाइक ए ने बोला बी को, आई वॉन्ट टू बाई योर बाइक फॉर ₹50,000। इसका मतलब है ए बी को ऑफर कर रहा है, ए बी को ऑफर कर रहा है बाइक, है ना, 50,000 में, विथ ए व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, मतलब सामने वाला का सहमति, मतलब चाह रहा है कि बी उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो इसको, इस एक के इस करने को क्या बोलेंगे? ही इज मेकिंग ए प्रपोजल टू बी, राइट। और इसका अगर निगेटिव वे में बोले एब्सटेंस में, तो बोलता है कि अगर ए ने बोला बी को, अगर तुम अपनी बाइक मोहन को नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपीज दूंगा, ठीक है ना। ये भी एक ऑफर है जो ए बी को कर रहा है कि तुम, ए ने बी को बोला कि अगर तुम अपनी बाइक, है ना, मोहन को नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। ये एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे भी मकसद क्या है ना, कि वो उसका सहमति चाहता, एसेंट चाहता, किस चीज़ के लिए? कि तुम बाइक मोहन को मत बेचो, ठीक है ना। तो इसका क्रक्स ये निकल के आता है कि ऑफर का मतलब होता है जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, है ना, बोले, और उसके बदले में सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं कि पहला वाला बंदा जो है वो प्रपोजल कर रहा है, ही इज मेकिंग अ प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल और ऑफर इज द सेम थिंग हियर, राइट। अब आते हैं हम लोग जी कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसेंशियल्स क्या होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक ऑफर को वैलिड ऑफर बनने के लिए? जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, ए ने बी को ऑफर किया, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए जिससे कि ये ऑफर वैलिड बन जाए। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जी, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, मतलब ऑफर ऐसा हो जो लीगल रिलेशन क्रिएट करे, सोशल रिलेशन नहीं, लीगल रिलेशन क्रिएट करे, मतलब ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। क्या करे जी? ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, है ना। बोलेंगे विच क्रिएट्स ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन विच क्रिएट्स ओब्लिगेशन, जो ओब्लिगेशन क्रिएट करे, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करे एक पार्टी की दूसरी पार्टी के लिए, लाइबिलिटी क्रिएट करे, ठीक है ना। ऐसा ऑफर हो जिसमें ये मकसद हो कि दो लोगों का एक ऐसा रिलेशन बने जो लाइबिलिटी क्रिएट कर ले, है ना। ओब्लिगेशन मतलब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने की बात कहे, उसको बोलते हैं ना कि क्रिएट, है ना, क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। उसके बाद बोलते हैं जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तुम्हें 1,000 पर मंथ दूंगा, तो यहाँ कोई लीगल रिलेशन नहीं है, यहाँ सोशल रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, ठीक है। बट अगर राम ने मोहन को कहा कि तुम अगर मेरे लिए जा करके, है ना,
एडवर्टीजमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें हर महीने 2,000 रुपये दूंगा। यहाँ क्या है, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है राम, ठीक है ना। बट है ना, वाइफ हस्बैंड के केस में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, ऑफर ऐसा हो जो लीगल रिलेशन क्रिएट करे। सेकंड में आते हैं जी, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। जब ऑफर कुछ करे तो सर्टेन हो, फिक्स हो, डेफिनेट हो, है ना, कैलकुलेट कर पाए, एंड नॉट वेग मतलब कुछ उटपटांग कुछ भी नहीं हो। ऑफर ऐसा करे जो क्लियर हो बिल्कुल, लाइक है ना, ए ने बी को बोला मैं तुम्हारी बाइक खरीदूंगा 50,000 रुपये में, सब कुछ क्लियर है, क्या खरीदूंगा जी, बाइक खरीदूंगा जी, कितने में खरीदूंगा जी, 50,000 में खरीदूंगा, एवरीथिंग इज क्लियर। तो ऑफर ऐसा हो जो जिसमें सब कुछ क्लियर हो, दोनों पार्टी, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करे तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएं उसमें, ये कहता है ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब जब कोई ऑफर करे, जैसे ए ने बी को बोला, तो कम्युनिकेट का मतलब है कि बी के पास पहुंच जाए उसका ऑफर, ठीक है, बी के पास पहुंच जाए, ठीक है। मैं जैसे मैंने बोला कि जी आपका छोटा भाई है, मैं उसको बाइक देना चाहता हूं, तो यहाँ पे ऑफर आपको जा रहा है, आपके छोटे भाई को नहीं जा रहा है, बट कि आपके छोटे भाई तक ये ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए था, तो अभी हुआ नहीं है ये, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ऑफर तभी वैलिड ऑफर बनेगा जब ऑफर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट उस बंदे को हो जाए जिसको ऑफर दिया जा रहा है। जैसे देखिए इस केस में हुआ था, ये बड़ा प्रोमिनेंट केस था, फेमस केस था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। लालमन शुक्ला एक सर्वेंट था गौरी दत्ता का ना। हुआ क्या कि गौरी दत्ता का है ना नेफ्यू जो कि मिसप्लेस हो गया, खो गया, तो गौरी दत्ता ने लालमन शुक्ला को बोला कि जाओ तुम जाके उसको ढूंढ के लाओ। वो ढूंढने निकला, जब तक गौरी दत्ता ने क्या किया, एक है ना ऑफर दे दिया जनरल, जो भी मेरे भांजे को, नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा उसको है ना कुछ रिवार्ड दूंगा मैं, लाइक 10,000 रिवार्ड दूंगा, उसने बोल दिया, है ना। मीनवाइल लालमन शुक्ला अपने उस गौरी दत्त के भांजे को, नेफ्यू को ढूंढ के ले आया। जब उसको ये बात पता चली कि गौरी दत्त ने रिवार्ड अनाउंस किया, तो उसने रिवार्ड मांगा, गौरी दत्त ने मना कर दिया। क्यों मना किया, उसका ये कहना था, कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि गौरी दत्त ने जो ऑफर किया वो लालमन शुक्ला को कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, है ना। बोलता इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी कौन है, ऑफरर मतलब जो ऑफर कर रहा है, ऑफरी जिसको ऑफर हो रहा है। तो यहाँ पे लालमन शुक्ला बोला मैं ऑफरी था, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि गौरी दत्त ने ऑफर लालमन शुक्ला को किया ही नहीं था, कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके बाद आते हैं जी, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को करता है तो उसका मकसद होना चाहिए, उसका इंटेंट होना चाहिए, है ना, कि दूसरे पार्टी अपना उसको एसेंट दे, उसमें सहमति दे। ऐसे ही नहीं बोल दिया जाए कुछ भी, है ना, ये मकसद से बोला जाए। जैसे मैंने बोला चलो पार्टी करते हैं, चलो आज तुमको लेकर के चलते हैं घुमाने के लिए, है ना, रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए, तो मेरा अगर ये मकसद नहीं है, मैं ऐसे ही बोलने को बोल दिया, हवा में मैंने बोल दिया है, तो मेरा मकसद तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वैलिड ऑफर होने के लिए, है ना, जो बंदा ऑफर कर रहा है उसके दिमाग में ये इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। इस इंटेंशन के साथ ऑफर किया जाए कि वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। उसके बाद आते हैं जी पॉइंट नंबर 5, इट मे बी कंडीशनल। देखिए ऑफर में भी कंडीशनल हो सकता है। जब मैं ऑफर को, जैसे मैंने बोला आपको ऑफर, मैंने आपको ऑफर किया कि मैं अपनी बाइक आपको 50,000 में दूंगा, बट 15 डेज बाद, तो क्या क्या मैंने एक कंडीशन लगा दिया, है ना। ऑफर में क्या किया, कंडीशन लगा दिया, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल 15 दिन बाद दूंगा। या मैंने ऐसे बोला कि मैं आपको 15,000 में, है ना, अपनी बाइक दूंगा, बट आपको वो 50,000 एडवांस में देना पड़ेगा। मैंने ये क्या किया जी, कंडीशन। तो कहते हैं कि एक वैलिड ऑफर में कंडीशन भी लगाया जा सकता है, फिर भी वो वैलिड है। अगर ऑफर में कंडीशन भी लग गया, इवन दैट ऑफर इज अ वैलिड, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ देखिएगा, इसको स्टार मार्क लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलता है ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कुछ ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसका अगर सामने वाले ने, जिसको ऑफर दिया, वो अगर नॉन कॉम्प्लायंस कर दे तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। जैसे मैंने बोला आपको कि मैं अपनी बाइक आपको 50,000 में दूंगा, है ना, देने के लिए रेडी हूं। अगर आपने 4 दिन में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मैं समझ लूंगा कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैंने ऐसा बोला तो ऑफर, ये वैलिड ऑफर नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ऑफर में कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस से एक्सेप्टेंस ट्रीट कर लिया जाए,
ठीक है। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि अगर आपने मेरे बाइक, मैं 4 दिन में आपने रिप्लाई नहीं किया कि आप मेरे बाइक खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो मैं ये मान लूँगा कि आपने मेरी बाइक खरीद ली है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी पॉइंट नंबर 7 में, द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जब किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कैटेगरी को जब ऑफर किया जाता है ना, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन जब पब्लिक एट ए लार्ज को, है ना, ऑफर किया जाता है, जैसे मॉल में, है ना, सेल सेल सेल, तो क्या होता है, जनरल ऑफर होता है। बट अगर मैं अभी यहाँ पे बाइक दे रहा हूँ, आपको ऑफर कर रहा हूँ ना परचेज सेल करने का, तो ये स्पेसिफिक ऑफर है। तो कहता है कि ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, दोनों तरह हो सकता है ऑफर, ठीक है ना। द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है ना, जो आपने आइदर रिटन या वर्बल, है ना, ओरली एक्सप्रेस किया है, बोला है, बताया है ना, किसको, जिसको ऑफर किया जा रहा है। और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि बोला कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कंडक्ट से, अपने एक्टिविटीज से जता दिया है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं पेन बेच रहा हूँ, मैं ये, है ना, मार्कर बेच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर सेल, है ना, ₹20, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे करके यहाँ लगा हूँ, ऐसे करके खड़ा हूँ सड़क पे। तो क्या हो रहा है, ये इम्प्लाइड ऑफर है। मैं लोगों को, है ना, जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ कि ये ₹20 में मैं ये 2 मार्कर बेच रहा हूँ। ये क्या, इम्प्लाइड ऑफर है। उसके बाद आते हैं जी लास्ट वन, बोलता है द ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। देखिए क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। ऑफर क्या होता है, ऑफर इज डिफरेंट। जैसे मॉल में देखेंगे, मॉल में जो, है ना, लगा रहता है सेल सेल सेल, दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर है। क्या है जी, इन्विटेशन है, इन्विटेशन टू ऑफर है। क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर, है ना, सेल, है ना, सेल इन मॉल, ये क्या, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है। या स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, कोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कोटेशन। कोटेशन, अगर कोई कोटेशन दे रहा है, जैसे कोटेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें कुछ खरीदना होता है तो हम, है ना, सपोज मुझे एसी खरीदनी है और मैं, है ना, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में गया, वहाँ पे बोला कि जी मुझे 5 एसी अपने ऑफिस के लिए चाहिए, आप मुझे प्राइसेस बताइए मॉडल्स के। उन्होंने मुझे जो प्राइसेस दिया लिख करके, दैट इज कोटेशन। तो वो मुझे जब दे रहा है ना, तो वो ऑफर नहीं कर रहा है, वो मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस बता रहा है। अब मैं उस बेसिस पे जब उसको बोलूँगा हाँ जी मुझे अब खरीदना है 5 एसी, तब कहा जाएगा कि ये ऑफर हो रहा है। तो ये ऑफर से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए कहते हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर, है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है। जैसे टेंडर आता है, पेपर में देखा होगा ना, टेंडर गवर्नमेंट निकालती है टेंडर काम करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, एक इंटेंशन है, एक इंटेंशन है। उसमें टेंडर जब अप्लाई करते हैं ना, टेंडरर जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जिसमें जब टेंडर अप्लाई करते हैं, उसके उस इन्विटेशन, सॉरी, उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में, तो कहते हैं कि सारे जो टेंडरर है, कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो अपना इंटेंशन बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि मैं इस काम करने के लिए, है ना, रेडी हूँ, आप मुझे ऑफर कीजिए काम। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ये ऑफर से बिल्कुल अलग है। पहला तो हो गया जी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, टेंडर वाला केस, एंड इन्विटेशन टू ऑफर जो मॉल में होता है, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो कोटेशन हम लोग किसी को देते हैं। ये तीनों ऑफर से अलग है। ऑफर का मतलब है जो सामने वाले को दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, और इन्विटेशन टू ऑफर या स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, है ना, और या फिर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ये प्री प्रपोज, प्री ऑफर, ऑफर से पहले का स्टेप है। पहले इन्विटेशन टू ऑफर होगा, ठीक है ना, फिर ऑफर होगा, देन एक्सेप्टेंस, देन एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं बहुत क्रूशियल, आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। और ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वन है आपका, ये केस स्टडी, ये हमेशा याद रखिएगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपकी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में भी आप आइएगा, आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ जितने बढ़ेंगे उसी तरीके से मैं आप आगे वीडियोस लाता रहूँगा। और फिर से मैं बता दूं कि मैंने जो आपको कमिटमेंट किया है कि 60 लेक्चर्स में आपके पूरे बिजनेस लॉ के सिलेबस को कंप्लीट करूँगा, तो मैं करूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी स्टडी।